दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी को और सीआरपीसी में अपना चैप्टर चल रहा है 8। चैप्टर 8 की जो सेक्शन 106 से लेकर के हमने 110 तक के पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे की जो सेक्शन है सेक्शन 111 से लेकर के 120 तक पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले जैसे कि सेक्शन 111 में लिखा है कि आदेश का दिया जाना, तो इसके अंदर मुख्य प्रक्रिया क्या है। जैसे हमने सेक्शन 106 पढ़ी थी, 106 के अंदर क्या है कि मजिस्ट्रेट कोई व्यक्ति जिसको कि दोष सिद्ध कर दिया गया है परिशांति से संबंधित मामले में, उसे 3 साल तक के लिए बंद पत्र देने के लिए उसे बॉन्ड कर सकता है। तो इसी प्रकार सेक्शन 107 के अंदर परिशांति से संबंधित अगर मामला है कि संभावना ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये व्यक्ति परिशांति भंग करेगा, तो उसको बाउंड किया जाता है सेक्शन 107 के कि वो परिशांति भंग ना करे। इसी प्रकार जो सेक्शन हमने पढ़ी थी, तो अब इसमें ये बताया गया है कि 110 से 120 में कि किस प्रकार से वो आदेश दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को 106 से लेकर के 110 तक वो आदेश दिया जाना है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, किस प्रकार आदेश दिया जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 111 को। 111 कहती है कि आदेश का दिया जाना। आदेश का दिया जाना मतलब जो सेक्शन 106 से 110 में जिस व्यक्ति को बाउंड किया जा रहा है उसको आदेश दिया जाएगा सेक्शन 111 के तहत। और जो आदेश दिया जाएगा उसमें ये उसे बताया जाएगा पर्टिकुलर कि क्या क्या कंडीशन है कि किस खुशी या किस गम में, मतलब तुम्हें कि ये आदेश क्यों दिया जा रहा है, तुम्हें इस तरीके से बाउंड किया जाना है, इतने समय के लिए तुम्हें बाउंड किया जा रहा है, और इसके अंदर ये कंडीशन है कि इतने जमानती तुम्हें देने हैं, या फिर कितनी श्योरिटी का उसे बॉन्ड देना है, कितनी रकम है, वो जो सारी जो डिटेल है उस आदेश के अंदर लिखी होगी। मुख्य मुख्य बात यही बताया था 111 की आदेश के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी है, ये 111 बताती है। अब है सेक्शन 112। सेक्शन 112 कहती है कि न्यायालय में हाजिर व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। तो अब इसमें प्रक्रिया क्या है, आदेश तो चलो तैयार हो गया, लेकिन अब जो प्रक्रिया है, मान लीजिए कि वो व्यक्ति क्या है कि कोर्ट के अंदर ही हाजिर है, तो उसके बारे में प्रक्रिया सेक्शन 112 बताती है कि उस व्यक्ति को क्या है, वो जो आदेश है वो उसे वहीं पे ही कोर्ट के अंदर ही पढ़ के सुनाया जाएगा कि ये आदेश है, और उस व्यक्ति को अगर वो चाहे तो उसका सार जो है वो समझाया जाएगा। ये सेक्शन 112 कहती है कि वो प्रक्रिया वहीं पे कोर्ट के अंदर ही संपन्न की जाएगी, ये सेक्शन 112 के तहत। अब है सेक्शन 113। सेक्शन 113 कहती है कि अनुपस्थित व्यक्ति के लिए सम्मन या वारंट। तो यहाँ पे तो सेक्शन 112 में तो व्यक्ति कोर्ट के अंदर हाजिर था, तो उसे वहीं पे कोर्ट को पूरी प्रक्रिया आदेश की बता दी गई। लेकिन अगर व्यक्ति हाजिर नहीं है तो वो प्रक्रिया सेक्शन 113 के अंदर बताई गई है। तो उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष हाजिर करवाया जाएगा, उसके लिए मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करेगा उस व्यक्ति को। और यदि वो व्यक्ति उस समय अभिरक्षा में है, मान लीजिए सजा काट रहा है, जेल के अंदर है, तो उस व्यक्ति के लिए जिसके अंदर वो व्यक्ति जहां है, मतलब जेल में है, तो जेल सुप्रीडेंट है, तो उसको मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेगा कि इस तारीख को या इस समय स्थान पे उस व्यक्ति को हाजिर किया जाए, उस व्यक्ति को हाजिर किया जाएगा सेक्शन 113 में। और यदि इसमें कंडीशन ये है कि ऐसा मामला लगता है कि परिशांति से संबंधित इतला आई है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास कि परिशांति भंग करेगा, तुरंत अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये परिशांति भंग हो जाएगी, तो वहां पे क्या है, उसका अर्जेंट के मामले में क्या है, उसका तुरंत गिरफ्तारी वारंट भी यहाँ मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है सेक्शन 113 के तहत। अब लेते हैं सेक्शन 114 को। सेक्शन 114 कहती है सम्मन या वारंट के साथ आदेश की प्रति। तो इस सम्मन और वारंट में क्या है, थोड़ा फर्क है। जैसे हमने जनरल प्रक्रिया में हमने सम्मन वारंट पढ़े थे, तो उसमें जो सम्मन था तो सम्मन की कॉपी जा रही थी, वारंट था तो वारंट की कॉपी मिलती थी। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या हो गया, इसके अंदर फर्क ये है कि इसमें ये जो सम्मन वारंट इस आदेश के लिए किया जा रहा है जो सेक्शन 111 के तहत दिया जा रहा है, तो ये जो आदेश है उसकी एक कॉपी उसके साथ जाएगी, और जिस व्यक्ति पे ये सम्मन या वारंट जिसकी तामील होनी जानी है उस व्यक्ति को वो जो आदेश की कॉपी है उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। ये सेक्शन 114 कहती है। अब सेक्शन 115। सेक्शन 115 कहती है व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति। तो इसकी मुख्य बात वही है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो वो जो व्यक्ति जिसको ये आदेश दिया जा रहा है उस व्यक्ति को पर्टिकुलर वो खुद हाजिर न होकर अपने किसी वकील के थ्रू वहां पे हाजिर हो सकता है, मजिस्ट्रेट उसे उसकी खुद की हाजिरी से मुक्ति दे सकता है। ये कहती है अपनी सेक्शन 115। अब है सेक्शन 116। सेक्शन 116 क्या कहती है कि इतला की सच्चाई की जांच। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पूरे अध्याय के लिहाज से इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसे है कि मान लीजिए किसी की इतला मिल गई कि, और उस इतला के आधार पे ही ये सारे एक्शन लिए जाते हैं। अगर उस इतला ही वो ठीक नहीं है तो फिर सारे एक्शन बेकार हो जाएंगे। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती है कि जो इतला मिली है क्या वो ठीक है नहीं है, इसकी जांच सेक्शन 116 के तहत की जाती है। तो इसकी उपधारा 1 कहती है कि जो सेक्शन 111, 12, 13 के अधीन जो भी आदेश दिया गया है उसकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट है वो एनी टाइम तैयार रहेगा, और जिस साक्ष्य से, जिस व्यक्ति से जैसे भी वो इतला प्राप्त हुई है उससे अतिरिक्त साक्ष्य की मांग कर सकता है। इसकी उपधारा 1 कहती है सेक्शन 116 की।
दूसरा इसकी उपधारा कहती है कि संबंध मामलों का विचारण साक्ष्याधिकार की तर्ज पर, मतलब ये जो जांच होनी है इस इतला की, वो जांच एज उसी तरह पे होगी जैसे कि संबंध मामलों का विचारण होता है या फिर जब साक्ष्यों को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसी तर्ज पे ये जांच की जाएगी। इसकी उपधारा 2 बताती है। अब इसकी उपधारा 3 कहती है कि जब भी इस मामले में इतला मिली है और इतला की सच्चाई के लिए जांच शुरू हो गई और शुरू और समाप्ति से पूर्व उस जांच के कभी भी अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मामला परिशांति भंग से संबंधित है और अगर कोई आवश्यक उपाय नहीं किए गए तो समाज की किसी प्रकार की परिशांति वो क्या है भंग हो सकती है, तो वो मजिस्ट्रेट है कभी भी इस जांच से समाप्त होने से पूर्व भी या पहले भी क्या है उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि तुम ये प्रतिभूति दो इससे पहले ही। और अगर वो व्यक्ति प्रतिभूति देने में, जमानत देने में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे कारावास में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये ऐसे ही नहीं है कि कोई भी बात है जैसे ही बोल दिया ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन हर एक चीज का क्या है मजिस्ट्रेट कोई ज्यादा जिम्मेदारी होती है। क्रिमिनल है ठीक है वो अपना क्राइम कर गया, कोई वो जिम्मेदारी वाला मैटर नहीं होता है, लेकिन जज को जो भी डिसीजन लेना होता है तो उसको क्या है हर एक जगह जवाबदेही बनती है। तो इसमें भी क्या है जो भी इसका डिसीजन लेगा मजिस्ट्रेट, अगर जांच से पहले ही आदेश दे रहा है तो उसके जो कारण क्या लगे मजिस्ट्रेट को, क्यों ऐसा करना पड़ा कि जांच को होने से पहले ही उस व्यक्ति को बाउंड किया गया, तो वो कारण क्या है वो अभिलिखित करेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को पहले ही जांच समाप्ति से पहले वो शुरू होने के कभी भी बाद में आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को इतने समय के लिए तुम प्रतिभूति दो। अगर व्यक्ति विफल हो जाता है तो उसे जेल में भेज दिया जा सकता है। ये इसका तीसरा पॉइंट कहता है। अब इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है क्या है, जैसे डीसी ले लियो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही खतरनाक है समाज के लिए, तो उसके लिए ठीक है जनसाधारण की जो नॉर्मल जो गवाही भी अगर प्राप्त होती है कि वो व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही प्रिय संकट में है, दुशासिक है, भयंकर व्यक्ति है, तो उसकी साधारण की गवाही से ही पर्याप्त साक्ष्य ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये ऐसा व्यक्ति है, उसे बाउंड समाज के लिए खुला रहना वो ठीक नहीं है। ये इसका चौथा पॉइंट कहता है। अब इसकी उपधारा 5 कहती है कि जहां ये जो जांच चल रही है वो जांच दो व्यक्ति है या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए जांच होनी है, तो उसके अंदर क्या है मजिस्ट्रेट हो सकता है 2 व्यक्तियों के लिए अलग से दोनों जांच बैठा दे, दोनों जांचें करवाएं, या हो सकता है एक जांच में ही सभी को एक जांच से ही पूरी कार्रवाई करवा दे। वो मजिस्ट्रेट अपने स्वविवेक के अनुसार हालात को देखते हुए कर सकता है इसमें डिसीजन। अब इसको उपधारा 6 क्या कहती है, ये जो जांच होनी है उस जांच का क्या है 6 महीने के अंदर जांच का खत्म होनी चाहिए, जांच पूरी होगी। अगर 6 महीने के अंदर जांच पूरी नहीं हो पाती है तो वो जांच स्वतः ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन बताई गई है कि अगर किसी विशेष वजह से मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो जांच आगे और बढ़नी चाहिए तो वो एक विशेष आदेश दे सकता है कि ये जांच 6 महीने से आगे बढ़ाई जा रही है, वो कारणों को अभिलिखित करते हुए। अब इसकी उपधारा 7। अब भाई जब 6 सेक्शन उपधारा 6 में ये बता दिया कि विशेष आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो यहाँ पब्लिक को भी वहां अधिकार दे दिया गया है उपधारा 7 के तहत कि जो व्यक्ति इससे प्रभावित है इस विशेष आदेश से कि वे 6 महीने उसने जांच भुगती, उसके बावजूद भी जांच पूरी नहीं हो पाई और विशेष आदेश के द्वारा उसकी जांच और आगे बढ़ा दी गई, तो वो व्यक्ति क्या है सेशन कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। और सेशन कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाता है कि ये जो आदेश है वो ठीक नहीं दिया गया है तो सेशन कोर्ट क्या है उस आदेश को रद्द कर सकता है, जो उसकी सेक्शन 116 की उपधारा 6 के अधीन मजिस्ट्रेट ने जांच को 6 महीने से आगे बढ़ाने के लिए दिया था। तो ये है अपनी सेक्शन 116। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 117 को। अब सेक्शन 117 क्या कहती है कि प्रतिभूति देने का आदेश। अब सेक्शन 116 के तहत मजिस्ट्रेट ने जांच करवाई और उस जांच के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो इतला मिली है वो ठीक है, इस व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित हो रहे हैं, इतला ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या है उस व्यक्ति को प्रतिभूति देने का आदेश देगा कि वो जितनी मजिस्ट्रेट आदेश में लिखित करे उसके अनुसार। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है मुझे लगाता है कि जो रकम वह प्रतिभूति है जो सेक्शन 111 में जो आदेश दिया गया उसी के अनुसार रहेगी, रकम और प्रतिभूति से। और दूसरी इसमें बताता है कि जो रकम है वो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए इतनी ज्यादा नहीं होगी कि वो व्यक्ति दे ना पाए, उसी आधार पर लगाई जाएगी। तीसरा इसका ये सब पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी आवश्यक व्यक्ति की जांच की गई थी, जो व्यक्ति बालिग नहीं है, तो उस व्यक्ति से श्योरिटी जो है वो प्रतिभूओं के द्वारा ही उसकी जो है जमानत प्रतिभूओं के द्वारा ही ली जाएगी।
वो खुद बॉन्ड नहीं भर पाएगा इसमें। ये कहती है सेक्शन 117। अब आगे सेक्शन 118। तो सेक्शन 118 क्या कहती है? व्यक्तियों का उन्मोचन, मतलब व्यक्तियों को छोड़ना। अब जो सेक्शन 116 के तहत मजिस्ट्रेट ने जांच की, उसमें पाया कि जो आरोप इस व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए हैं वो ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या है, छोड़ दिया जाएगा। इसमें अगर वो उस समय सजा है, जेल के अंदर है, सजा काट रहा है, तो उसे जेल से उसे तुरंत रिहा किया जाएगा। और अगर व्यक्ति वो जेल के अंदर नहीं है, परीक्षा में नहीं है, बाहर है किसी अन्य दिशा में, तो क्या है, उसे आरोप मुक्त कर दिया जाएगा। ये सेक्शन कहती है 118। अब आगे सेक्शन 119। सेक्शन 119 कहती है कि प्रतिभूति के समय का प्रारंभ होना। अब जिस व्यक्ति से ये जमानत मांगी गई थी इतने समय के लिए, तो उसका समय कब शुरू होगा, ये सेक्शन 119 निर्धारित करती है। तो इसमें जैसे हमने सेक्शन 118 पढ़ी थी, तो उसमें क्या है, किसी व्यक्ति को सजा होती है, उसके बाद उससे क्या है, प्रतिभूति मांगी जाती है कि क्यों नहीं तुम इतने समय के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जाए। तो उसके अंदर क्या है, जब तक उस व्यक्ति की सजा समाप्त नहीं हो जाएगी, उसका टाइम शुरू नहीं होगा प्रतिभूति का। उसकी सजा पूरी होने के बाद जो प्रतिभूति मांगी गई है जितने टाइम के लिए, वो टाइम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इसमें कहता है, अगर अन्य दशा में है, इससे अलग मामले में, जैसे परिसंपत्ति से संबंधित है, उस व्यक्ति के लिए टाइम बाउंडेशन कराया गया था, तो उसमें जिस दिन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है उसी दिन से वो टाइम शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर बस मामला इतना ही है कि अगर मजिस्ट्रेट कुछ अलग से उल्लेखित ना करे, कोई निश्चित किसी विशेष वजह से जो डेट और टाइम अगर निर्धारित नहीं करता है, तो जिस दिन आदेश दिया उसी दिन से ये शुरू हो जाती है। ये कहती है सेक्शन 119। अब है सेक्शन 120। तो सेक्शन 120 क्या कहती है कि बंद पत्रों की अंतर्वस्तु। बंद पत्रों की कंडीशन क्या है, अंतर्वस्तु क्या रहेगी? तो बंद पत्रों की अंतर्वस्तु ये कहती है कि ये जो बंद पत्र है उस व्यक्ति को प्रॉपरली बाउंड करेंगे कि वो किसी भी प्रकार का बाद में अपराध ना करे, सदाचार बना रहे, परिशांति कायम रखे। और वो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से अपराध कर देता है तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने बंद पत्र का क्या है, भंग किया है। तो ये है दोस्तों अपना चैप्टर सेक्शन 111 से लेकर के हमने 120 तक आज पढ़ा। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आ गया होगा।